जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज पर पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। आप सबका स्वागत करने के लिए तैयार है आपका मित्र, आपका दोस्त TCG। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं और उस भौतिक विभाजन में हमने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश मीन्स थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वत माला या अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और 4 नंबर पे हमने बांटा दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। थार के मरुस्थल का या राजस्थान का जो उत्तर पश्चिम का जो मरुस्थल है उसका डिटेल अध्ययन हमने पूर्व वाली क्लासों में कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपने देख ली होगी, और यदि वो क्लास आपने अभी तक नहीं देखी तो हमारे YouTube चैनल के राजस्थान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर के वो क्लासें आप देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। राजस्थान के भौतिक विभाजन के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन के अंदर दूसरा पार्ट अरावली पर्वतमाला। मित्रों, यह सेशन सभी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला का हम 4 बिंदुओं के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला बिंदु रहेगा अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति मीन्स इसकी लोकेशन। दूसरा हमारा बिंदु रहेगा अरावली पर्वतमाला का विस्तार। तीसरा हमारा पॉइंट रहने वाला है अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अरावली। और चौथा जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अरावली माउंटेन। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से 4 बिंदुओं के अंतर्गत हम पूरी अरावली पर्वतमाला को पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट, अरावली पर्वतमाला को अध्ययन करने के लिए अवस्थिति। अवस्थिति मीन्स लोकेशन। मित्रों, आप अच्छी तरह से परिचित होंगे कि राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है, यह है अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। बहुत सी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, और वहां पे ऑप्शन आपको अरावली पर्वतमाला मिलेगा, तो आपको टिक करना है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, यह
पृथ्वी के अंदर जो फोल्ड की जो प्रोसेस हुई थी, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी हमने इसको अच्छे से समझा है, और जब भारत का भूगोल पढ़ा है वहाँ पे हिमालय पर्वतमाला की बात की, उस समय भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक बल होते हैं उनमें जब आपस में फोर्स लगता है, बल लगता है, जिसके कारण वलन होता है, और उस वलन के कारण हमारा हिमालय पर्वतमाला बना है। उसी प्रकार से अरावली जो पर्वतमाला है वो भी वलित पर्वतमाला है। मीन्स इसकी उत्पत्ति भी वलन के कारण हुई है, फोल्ड के कारण हुई है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करें, अरावली पर्वतमाला की स्थिति की बात करें, तो यह प्रायद्वीपीय भारत के, यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत, यानी ये जो है ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया। इस प्रायद्वीपीय भारत के अंदर बात करें तो इसकी जो पश्चिमी दिशा है, ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर पश्चिमी दिशा। जो उत्तर पश्चिमी दिशा है, इस उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पे ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। उत्तर पश्चिम दिशा में अरावली पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की उत्तर, यहाँ पे देखो भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय भारत है, उसके उत्तर पश्चिम में इसकी लोकेशन है। ठीक है मित्रों, इसकी समकक्ष एक और पहाड़ी है जिसे राजमहल की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये हमारे उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ या राजमहल की पहाड़ी। यहाँ पे हम देखने वाले हैं ये जो हमारा हिमालय पर्वत है मित्रों, ये मैंने थोड़ा सा नीचे इसको बना दिया। यहाँ पे आप इस प्रकार से इसकी स्थिति होती है। तो यहाँ पे हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला है वो इस प्रकार से चापाकार आकृति लिए हुई है। ये जो चापाकार आकृति है हिमालय की, जो ये चापाकार आकृति है, ये चापाकार आकृति होने का कारण, हिमालय पर्वतमाला की चापाकार आकृति होने का कारण एक तो हो गया इस प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, और दूसरा राजमहल की पहाड़ियाँ। क्योंकि ये देखो ये इधर से ज़्यादा उठी है और इधर भी जा करके ये थोड़ी सी ज़्यादा उठी है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ होती हैं। इस प्रकार से ये आकृति बन रही है हिमालय पर्वतमाला की, चाप के समान, धनुष के समान। तो भारत के जीके के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, भारत की ज्योग्राफी है उसके अंदर आपने पढ़ा भी है कि जो हिमालय पर्वतमाला है वो चापाकार या धनुषाकार आकार लिए हुए होता है। ठीक है, उसका रीजन पूछा जाए तो उसका रीजन यही है, अरावली पर्वतमाला और उत्तर पूर्व की राजमहल की पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले स्थिति की बात करें तो यह प्रायद्वीपीय भारत के, प्रायद्वीपीय भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? तो अब तब आपको ध्यान रखना है उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। कौन? अरावली पर्वतमाला। किसकी बात कर रहे हैं हम? अरावली पर्वतमाला भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग है, यानी प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन? अरावली पर्वतमाला। ठीक है मित्रों, अरावली पर्वतमाला भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित बहुत बड़ी श्रृंखला है। ठीक है,
जो कि हमारे देश के 4 राज्यों में, 3 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत है। इसको हम विस्तार के अंदर देखेंगे, यानी हमने पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट अच्छे से पढ़ लिया, यानी अवस्थिति के बारे में पूछा जाता है। मित्रों, अवस्थिति में लोकेशन, चूंकि जो विश्व के अंदर जितने भी माउंटेन्स होते हैं, पर्वत पठार होते हैं, उनको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तारों में मापना एक प्रकार से गलत होता है। ज्योग्राफी की दृष्टि से हम देखें तो आप बहुत सी गाइडों के अंदर या बहुत से टीचर्स के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि जो राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान के अंदर उसकी स्थिति की बात करते हैं तो वहाँ पे वो बताते हैं कि अरावली पर्वतमाला है वो 23 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होती है और 28 डिग्री 20 मिनट तक यानी नॉर्थ में स्थित है, ऐसा मानते हैं, उत्तरी अक्षांशों के मध्य। इसी प्रकार से देशांतरीय अक्षांशों के मध्य भी मानते हैं। लेकिन हम बात करें तो जो पर्वतमालाएं होती हैं, इनकी जो गहराई होती है या इनका जो विस्तार होता है वो बहुत अधिक होता है। जैसे हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला जो है वो अरब सागर से, भारत देश के पश्चिम दिशा में स्थित अरब सागर से यहाँ से ये उत्पन्न होती है और यहाँ से उत्पन्न होकर के ये जो भारत की पश्चिमी राज्य है, यहाँ सॉरी ऊपर की तरफ नक्शा बना के रखा है, इधर देखेंगे, इधर ये हमारा जो पश्चिमी राज्य है गुजरात, यहाँ इस गुजरात से अरब सागर से लेकर के यहाँ पे गुजरात में जाकर के, और गुजरात के अंदर भी देखें तो खेड़ ब्रह्मा नामक जो स्थान है, खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान, यहाँ पर जाकर ये हमें दिखाई देती है, प्रकट होती है। इससे नीचे यानी जो अरब सागर है यहाँ पे नीचे फैली हुई है, तो इसको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में मापना थोड़ा कठिन कार्य होता है, फिक्स पोजीशन का पता भी नहीं चल पाता है, ठीक है। और यहाँ से कभी भी एग्जाम में प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, इसके अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति से संबंधित आज तक परीक्षा में प्रश्न नहीं बना, तो आगे भी इसके बनने के चांस कम है। इस प्रकार केवल हम इसकी अवस्थिति देख रहे हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है वो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पहला पॉइंट ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे इसका विस्तार। अरावली पर्वतमाला का क्या देखेंगे? विस्तार। मित्रों, अभी हमने चर्चा की थी कि अरावली पर्वतमाला है वो अरब सागर से निकल करके और भारत देश के अंदर बात करें तो सबसे पहले भारत देश में, मैं भारत देश की बात कर रहा हूं, भारत देश के अंदर बात करें तो सबसे पहले गुजरात राज्य में जो पालनपुर है, पालनपुर के पास में खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान है, उस खेड़ ब्रह्मा से प्रारंभ होती है और प्रारंभ होकर के यह हमारे राज्य राजस्थान यानी गुजरात से प्रारंभ होकर के खेड़ ब्रह्मा, गुजरात से प्रारंभ होकर के खेड़ ब्रह्मा, गुजरात से प्रारंभ होकर के राजस्थान, गुजरात राजस्थान, उसके बाद में हरियाणा और यहाँ पे हमारे देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। समझ में आ रहा होगा आपको? यानी इसका विस्तार देखें तो भारत के तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और 3 राज्य यहाँ पे हो गया गुजरात, उसके बाद में हमारा राज्य राजस्थान और उसके पास में ही हरियाणा। इस प्रकार से ये 3 राज्यों के अंदर
फैली हुई है और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। भारत के अंदर इसके विस्तार की बात करें तो 3 राज्यों गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो रायसीना की पहाड़ियां हैं, जहां पे राष्ट्रपति भवन बना है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी वहीं पे स्थित है, तो वहां तक इसका विस्तार है। रायसीना की पहाड़ियों तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी टोटल लेंथ की बात करें भारत के अंदर, अभी हमने विस्तार देखा 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में। ये गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ियों तक, यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर रायसीना की पहाड़ियाँ हैं, उस रायसीना की पहाड़ियों तक विस्तृत है, फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है उसकी बात करें तो इसकी कुल लंबाई होती है 692 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत के संदर्भ में हमने पढ़ा। भारत के संदर्भ में 3 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में हमें पढ़ना है, तो राजस्थान के अंदर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर मैं राजस्थान का मैप बना देता हूं। इधर थोड़ा सा राजस्थान का मैप देखते हैं, मैप के माध्यम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमारा राज्य हो गया। मैप पे विशेष ध्यान नहीं देना है। ठीक है मित्रों, भावनाओं को समझना। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो हमारा राज्य है राजस्थान, उस राजस्थान राज्य के अंदर इधर हमारा पड़ोसी राज्य हो गया गुजरात। यहाँ पे हमारा पड़ोसी राज्य हो गया गुजरात, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि गुजरात का जो खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान है पालनपुर के पास में, वहां से अरावली पर्वतमाला दिखाई देती है। वैसे इसकी उत्पत्ति अरब सागर से मानी जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से एक भूगर्भवेत्ता जिन्होंने अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया, ए हेरोन, उन्होंने बताया है कि हेरोन ने बताया है, ये भी याद रखना है नाम, कई बार पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक संरचना की जानकारी देने वाला वैज्ञानिक कौन है या भूगोलवेत्ता कौन है, तो आपको याद रखना है ए हेरोन ने बताया कि अरब सागर से अरावली पर्वतमाला निकलती है और गुजरात में पालनपुर के पास जो खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान है, उस खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर वह पहली बार दिखाई देती है और वहां से निकल करके ये हमारे राज्य राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों तक विस्तृत है। ठीक है, राजस्थान मैप के अंदर हमने देखा था इस प्रकार से, यानी प्रारंभ में चौड़ी, बीच में जाकर पतली संकरी होगी और फिर वापस चौड़ी हो जाती है, लेकिन ज्यादा चौड़ाई दक्षिण पश्चिम भाग में है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, यानी राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से
दक्षिण पश्चिम से, इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर, ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व। और ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से फैली हुई है, यानी बीच में से संक्रिय है, बीच में से संक्रिय होती है और इधर चौड़ी है दोनों तरफ। ठीक है, तो राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से लेकर के और उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला स्थित है। राजस्थान के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें हम जिलों की, तो इसके अंदर मुख्य तौर पे 7 जिले शामिल होते हैं जहां पे अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। मुख्य तौर पर जिन्हें इनर यानी आंतरिक जिले कहते हैं, कोर जिले भी कहते हैं। ठीक है, कोर जिले, ज्योग्राफी की भाषा में इन्हें कोर जिले कहते हैं। कोर यानी यहाँ पे 7 जिले हैं। मैं बताऊं अभी कौन कौन से और जिले हैं जिनके अंदर भी अरावली पर्वतमाला है। पहले आपको ध्यान रखना है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, यदि डीपली यहाँ से प्रश्न बनता है तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि अरावली पर्वतमाला के जो कोर जिले हैं उनमें से निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है या कौन सा जिला शामिल है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मुख्य तौर पे 7 जिले अरावली पर्वतमाला से लगते हैं जिन्हें कोर जिलों के नाम से जानते हैं। उनकी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले दक्षिण पश्चिम में गुजरात से जैसे ही हमारे राजस्थान के अंदर प्रवेश करेगी तो राजस्थान में यहाँ पे है आबू पर्वत है। ये अरावली के दक्षिण पश्चिम में स्थित पहला पर्वत है। ठीक है, यहाँ से राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है। और ये जो आबू पर्वत है ये कहाँ पे है? सिरोही जिले के अंदर है। कहाँ पे स्थित है? सिरोही जिले के अंदर स्थित है। तो 7 जिलों की बात करें, सबसे पहले हमारे पास में आता है सिरोही जिला। कौन सा आता है? सिरोही जिला होता है। फिर सिरोही के बाद में इधर होता है, सिरोही के पास में उदयपुर जिला। ठीक है, उदयपुर के बाद में यहाँ पे आता है राजसमंद। उदयपुर के बाद में आता है राजसमंद के बाद में यहाँ पे हो गया सिरोही, यहाँ पे ऐसा ही लिख देता हूँ मैं। और ये हो गया हमारा इधर इसके पास में ही सिरोही के पास में उदयपुर यूडी। ठीक है, इसके बाद में राजसमंद के बाद में बात करें तो यहाँ पे नया जिला जो बना है ब्यावर, वो है ब्यावर होता है नया जिला जो अजमेर से अलग होकर के बना है ब्यावर। उसके बाद में अजमेर के बाद में बात करें तो जयपुर, और जयपुर के बाद में अंत में अलवर। और इधर सीकर से नया जिला है बना है नीम का थाना। यहाँ नीम का थाना के पास से ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। नीम का थाना जो जिला है वहाँ से डोसी का पर्वत है, वहाँ से हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। कौन? अरावली पर्वतमाला। तो मुख्य तौर पे ये 7 जिले माने जाते हैं। वैसे नीम का थाना है ये भी इनर जिलों में नहीं आता है, आउटर जिलों में ये शामिल किया जाता है। इधर यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, ब्यावर हो गया, अजमेर हो गया, जयपुर और अलवर। इस प्रकार ये 7 जिले हैं, इन्हें कोर जिले कहते हैं। तो इन 7 जिलों के आपको नाम अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से हो गए? सिरोही जिला, उसके बाद में बात करें उदयपुर के बाद में राजसमंद के बाद में
ब्यावर, ब्यावर के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद जयपुर और सबसे लास्ट में अलवर। इस प्रकार ये 7 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले हैं। इन्हें इनर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं या आंतरिक जिले फिर या कोर जिलों के नाम से भी जानते हैं। अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में पूछा जाए, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में पूछे जाए कि कोर जिले कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, जयपुर और अलवर। ठीक है मित्रों। अब इसके बाद में देखो, ये तो मुख्य जिले हो गए। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पे हमारे नीम का थाना होता है, जहाँ से हरियाणा में अरावली पर्वतमाला निकलती है। और इधर बात करें यहाँ पे अलवर डिस्ट्रिक्ट है, उस अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो अरावली पर्वतमाला है वो एक तरफ नीम का थाना से और दूसरी तरफ अलवर डिस्ट्रिक्ट से निकल कर के रायसीना की पहाड़ियाँ यानी दिल्ली तक जाती है और इधर हरियाणा में चली जाती है। ठीक है मित्रों। तो ये जो इधर अलवर है, अलवर के पास में इधर बयाना की पहाड़ियाँ हैं, बयाना की पहाड़ियाँ यहाँ तक यानी भरतपुर तक भी इसका विस्तार माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक भी इसका विस्तार माना जाता है, लेकिन ये इनर जिलों में नहीं आती हैं। जो मुख्य जिले हो गए ये 7 जिले हो गए। इसके बाद में बात करें नीम का थाना, नीम का थाना हो गया। अलवर की बात करें तो अलवर में नया जिला बना है खैरतल, वो भी इसमें शामिल होगा। उसके बाद में जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर नया डिस्ट्रिक्ट बना है। अच्छा, नीम का थाना के पास में यहाँ पे सीकर भी होता है, सीकर में भी इसका विस्तार होता है और इधर झुंझुनू में भी इसका विस्तार होता है, झुंझुनू में भी इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में जयपुर की बात करें तो जयपुर हो गया, जयपुर ग्रामीण हो गया, जयपुर सिटी हो गया, दोनों आते हैं। जयगढ़ और ये जो किले हैं ना, ये जयपुर सिटी के अंदर शामिल होते हैं और जयपुर ग्रामीण भी इसमें शामिल होता है। इसके साथ साथ में कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, इसके अंदर भी छोटी मोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं अरावली से संबंधित। उसके बाद में अजमेर की बात करें तो अजमेर, और इधर हम बात करें ब्यावर हो गया, ये मुख्य जिले तो हो ही गए। इसके बाद में यहाँ उदयपुर से सलुम्बर जिला बना है नया, सलुम्बर। वर्तमान जिलों के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट भी आता है। इधर डूंगरपुर, जहाँ पे भोराट का पठार है, यानी उदयपुर और डूंगरपुर, इन दोनों का के अंदर भोराट का पठार होता है, जहाँ से अरावली पर्वतमाला निकलती है। ठीक है, तो इधर डूंगरपुर हो गया, सलुम्बर हो गया और बांसवाड़ा हो गया। इस प्रकार कुल मिलाकर के इसमें 16 जिले शामिल किए जाते हैं, 9 आउटर डिस्ट्रिक्ट और 7 मुख्य जिले। लेकिन कभी भी एग्जामिनर इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछता है कि इसमें कुल कितने जिले हैं। ऐसे तो जिलों की बात करें तो पाली के अंदर भी, बाड़मेर के अंदर जो सिवाना है बाड़मेर, वहाँ भी अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाएं पाई जाती है। इधर बात करें बयाना भरतपुर, वहाँ तक भी अरावली पर्वतमाला की छोटी मोटी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। लेकिन मुख्य तौर पे 7 जिले जिन्हें कोर जिलों के नाम से जानते हैं, इनको विशेष तौर पे आपको याद रखना है, जिनमें सिरोही आता है, उसके बाद में उदयपुर आता है, राजसमंद आता है, ब्यावर आता है, अजमेर, जयपुर और अलवर। ठीक है मित्रों। उसके बाद में जैसे नीम का थाना है, इधर हम बात करें बांसवाड़ा की, ये दक्षिणी बिंदु हो गया। नीम का थाना ये हमारा उत्तरी बिंदु हो गया। इसी प्रकार से पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे और पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है मित्रों। अब देखते हैं इसी में इसका विस्तार, कुछ बिंदु और आपको याद रखने हैं यहाँ से, जहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। बहुत डेप्थ से
पर्सन बनेंगे तो यहाँ से पर्सन बन सकता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इधर बात करें यहाँ पे नीम का थाना, यहाँ पे अभी हमने देखा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नीम का थाना, नया जिला बना है ना, नीम का थाना, ठीक है मित्रों। ये जो नीम का थाना है, इस नीम का थाना से, इस नीम का थाना के पास, यहाँ नीम का थाना है, इस नीम का थाना बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे हरियाणा, इधर हरियाणा लग जाता है, और इन दोनों के बॉर्डर पे एक पर्वत है, एक पहाड़ है जिसका नाम है डोसी, डोसी पर्वत के नाम से जानते हैं। ये जो डोसी पर्वत है, यहाँ से हरियाणा के अंदर अरावली रेंज है वो प्रवेश कर जाती है। तो इसका राजस्थान के अंदर उत्तरी बिंदु देखें, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला का उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु राजस्थान में, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का उत्तरी जो बिंदु है वो क्या होगा, खेतड़ी। अभी हमने यहां से देखा था, इधर जो खेड़ ब्रह्मा है ना, खेड़ ब्रह्मा कहाँ पे है, खेड़ ब्रह्मा गुजरात के अंदर पालनपुर के पास में है ना, वो खेड़ ब्रह्मा से, खेड़ ब्रह्मा से लेकर के, और इधर राजस्थान की बात करें, क्योंकि ये जो खेड़ ब्रह्मा है ना, ये भी मित्रों यहाँ बॉर्डर पर आता है, राजस्थान और गुजरात बॉर्डर के पास में है। तो खेड़ ब्रह्मा, जस्ट खेड़ ब्रह्मा के पास में ये दिखाई देती है, वहाँ से सीधा राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। चूँकि बाकी के जो जिले हैं, 3 जिले, वहाँ पर इसका विस्तार बहुत कम है। 3 जो राज्य हैं, सॉरी 3 जो राज्य हैं, जैसे गुजरात है, हरियाणा है और दिल्ली है, वहाँ पे अरावली पर्वतमाला का विस्तार बहुत कम है। आपको अच्छे से पता भी होगा कि राजस्थान के अंदर इसका विस्तार है वो 550 किलोमीटर है। टोटल विस्तार कितना है, 692 692 किलोमीटर, और उसमें से 550 तो हमारे प्रांत, हमारे राज्य राजस्थान में है, बाकी वालों में तो कितना बचा, बहुत कम होगा, है ना। देखें तो यहाँ पे 142 किलोमीटर है, 142 किलोमीटर 3 राज्यों के अंदर फैला है। तो हम गुजरात में और हरियाणा और तीनों में देखें तो कितना आएगा, 50 किलोमीटर के समथिंग भी नहीं आ रहे हैं देखें तो, ठीक है। तो गुजरात से सीधा ही हमारे राजस्थान राज्य में प्रवेश कर जाता है। गुजरात में यहाँ खेड़ ब्रह्मा है, यहाँ खेड़ ब्रह्मा, बस खेड़ ब्रह्मा जस्ट बॉर्डर पे है, तो थोड़ा बहुत गुजरात के अंदर है, उसके बाद में सीधी राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करके राजस्थान के उत्तरी बिंदु से निकल करके हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये जो उत्तरी बिंदु है वो डोसी पर्वत है, वो राजस्थान और हरियाणा दोनों को अलग अलग करने का कार्य भी करता है। तो इस डोसी पर्वत से हरियाणा में प्रवेश कर जाता है। तो उत्तरी बिंदु की बात करें तो डोसी पर्वत जो खेतड़ी में है, खेतड़ी सिंगाना, और ये जो खेतड़ी सिंगाना है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए, है ना, तांबे के लिए फेमस है। तो ये जो खेतड़ी सिंगाना है वर्तमान में देखें, पहले झुंझुनू जिले में आती थी, लेकिन वर्तमान में नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये शामिल किया गया है। तो इसका उत्तरी बिंदु, अरावली पर्वतमाला का उत्तरी बिंदु आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है खेतड़ी सिंगाना, एक्यूरेट पॉइंट हो गया, ये एग्जिट लोकेशन होगी खेतड़ी सिंगाना, जो वर्तमान में नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है मित्रों, यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं दक्षिणी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। ऐसे ही जो खेड़ ब्रह्मा है वहां से लेकर के आबू पर्वतमाला है, आबू जो सिरोही के अंदर है, यहां से इसका प्रवेश माना जाता है। तो ध्यान रखिए मित्रों, राजस्थान में प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का, अरावली का प्रवेश होता है
या कहाँ से होता है, तो आपको ध्यान रखना है आबू पर्वत, जो कहाँ पे है, सिरोही में, आबू पर्वत सिरोही में। ठीक है, ये प्रवेश माना जाता है और ये भी देखा जाए तो दक्षिण दिशा में है, लेकिन विशेष ध्यान रखना है यदि अरावली पर्वतमाला का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, अरावली पर्वतमाला का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए राजस्थान के अंदर, तो वो है कालिंजरा, सॉरी यहाँ पे नहीं, इधर देखेंगे ये हो गया हमारा सिरोही, इसके बाद में उदयपुर, यहाँ पे डूंगरपुर, और इसके जस्ट पास में है बांसवाड़ा। और ये जो बांसवाड़ा है ना, ये बांसवाड़ा नीचे है सिरोही से नीचे है दक्षिण में देखे तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, रेंज यहाँ तक फैली है। तो बांसवाड़ा के अंदर है कालिंजरा नामक स्थान है, वो दक्षिणतम बिंदु हो गया। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। कालिंजरा जैसे छोटी की मात्रा होती है, कालिंजरा, और ये कालिंजरा कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। ठीक है, इसके बाद में उत्तरी बिंदु हो गया, दक्षिणी बिंदु हो गया, अब पश्चिमी बिंदु भी होगा। तो पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यहाँ पे शिवाना पर्वत है, शिवाना पर्वत जो जालोर और बाड़मेर इन दोनों के मध्य में स्थित है, जिसे शिवाना पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये जो शिवाना पर्वत, मैं अरावली पर्वतमाला की बात कर रहा हूं, तो अरावली पर्वतमाला का पश्चिमतम बिंदु कौन सा हो गया, शिवाना जो बाड़मेर में है। ठीक है मित्रों, और इसी प्रकार से हम बात करें इसके पूर्वी जिले की या पूर्वी बिंदु की बात करें तो यहाँ पे बयाना पर्वत, बयाना आप खूब अच्छे से जानते हो, बयाना का युद्ध है ना, राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बयाना जो है उसकी जो पहाड़ियाँ हैं, बयाना की पहाड़ियाँ, ये पूर्वी बिंदु हो गया, पूर्वीतम बिंदु क्या हो गया, बयाना की पहाड़ियाँ। और ये जो बयाना की पहाड़ी है वो कहाँ पे है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, वर्तमान में भी भरतपुर में बयाना की पहाड़ी कहाँ पे है, भरतपुर में। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 4 बिंदु हो गए, चारों बिंदु को ध्यान रखना है। उत्तरीतम बिंदु खेतड़ी सिंगाना नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दक्षिणतम बिंदु कालिंजरा जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, पश्चिमतम बिंदु शिवाना जो बाड़मेर में है, ये सबसे पश्चिमतम बिंदु हो गया अरावली पर्वतमाला की, और पूर्वीतम बिंदु ये हो गया बयाना की पहाड़ी भरतपुर। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है मित्रों, अभी हम यहां पे देखें, थोड़ा सा और देखते हैं। इसके विस्तार के अंदर कुछ सामान्य बातें हैं, उनको भी आपको याद रखना है। यदि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है 692 किलोमीटर है, जो 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है, उसका विस्तार कितना है। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है 550 किलोमीटर यानी 550 किलोमीटर है, वो राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। कितना क्षेत्र घेरे, 550 किलोमीटर।
ठीक है। कभी कभी इसकी प्रतिशत की बात की जाती है, तो प्रतिशत की बात करें तो ये 79 प्लस आता है, जिसे 80% मोटे तौर पे 80% माना जाता है। यानी राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला का कितना प्रतिशत विस्तार है, कितना प्रतिशत विस्तार है किसका? अरावली पर्वतमाला। अभी मैं राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बात नहीं कर रहा, अरावली पर्वतमाला, चूंकि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर इसका विस्तार हो गया 550 किलोमीटर। तो यदि हम इसका प्रतिशत निकालें तो ये प्रतिशत इस प्रकार से निकलेगा 550 बटा 692 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 79 प्लस आता है, कुछ ऊपर आता है। तो मोटे तौर पर 80% जो अरावली पर्वतमाला है वो केवल राजस्थान में विस्तृत है। बाकी की जो 20% बच गई वो 3 राज्यों में, यानी 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है 120-22 के समथिंग दूरी। ठीक है, ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। अब हम देखेंगे अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति, दोस्तों अरावली पर्वतमाला है उसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन महाकल्प एरा, प्री कैम्ब्रियन काल से या महाकल्प से मानी जाती है, जिसे आद्य या प्राचीन काल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, वो तीसरा पॉइंट है उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति देख रहे हैं? अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति। वो कौन से युग से मानी जाती है? तो आपको याद रखना है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन कल्प। प्री कैम्ब्रियन कल्प से अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी प्री कैम्ब्रियन काल से अरावली की उत्पत्ति है, जिसे आद्य प्राचीन काल भी कहते हैं, जिसे आद्य प्राचीन काल भी कहते हैं। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन कारणों से हुई? मित्रों आपको यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये जो भारत है, इस भारत के पश्चिम में हमारे एक सागर है जिसका नाम है अरब सागर। क्या नाम है? अरब सागर। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो अरब सागर है इसे अरावली का जनक कहते हैं। अरावली पर्वतमाला का जनक पर्सन आया हुआ है यहाँ से, आपको ध्यान रखना है। तो इसका जनक कौन है? अरब सागर। किस कारण से कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि अरावली है उसकी उत्पत्ति अरब सागर से ही मानी जाती है। हालांकि वहां पे वो दिखाई नहीं देती है, वो अलग बात है, लेकिन इसकी उत्पत्ति अरब सागर से मानी जाती है। ठीक है, इस कारण से अरब सागर को अरावली का पिता या जनक भी कहा जाता है। ये भी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब जो प्री कैम्ब्रियन युग था, प्री कैम्ब्रियन कल्प था, उस कल्प के अंदर अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तर्क रखे, जिसमें हम देखेंगे एक महान विद्वान हुए थे आर्थर होम्स। उन्होंने अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति है उसका कारण संवहनीय तरंग बताया। संवहनीय तरंग बताया, यानी संवहनीय तरंग का सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया था। तो आर्थर होम्स संवहनीय तरंगों से अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति बताते हैं। ये जो अरावली पर्वतमाला है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है।
आर्थर होम्स ने इसे संवहनीय तरंगों से इसकी उत्पत्ति बताई। इस कारण यह वलित पर्वतमाला मानी जाती है। इस कारण से यह वलित पर्वतमाला मानी जाती है। ठीक है, यानी हलचल हुई, फोल्ड होगी, इस कारण से यह वलित पर्वतमाला भी मानी जाती है। वर्तमान में देखें तो अरावली पर्वतमाला है वो अनाच्छादन के कारण, ज्योग्राफी के अंदर आपने पढ़ा होगा अनाच्छादन की प्रोसेस के कारण अवशिष्ट रूप में है। बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अरावली जो पर्वतमाला है उसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई। यह एक वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है। गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, गोंडवाना लैंड के अंदर, यानी अंदर जो आर्थर होम्स के अनुसार संवहन जो हुआ, संवहनी तरंग, उनके कारण इसकी उत्पत्ति मानी गई है गोंडवाना लैंड से। ठीक है, वलित पर्वतमाला होगी, प्री कैम्ब्रियन कल्प में इसकी उत्पत्ति हुई है। अब ऐसा माना जाता है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो प्रारंभ में बहुत ऊंची थी, लगभग यदि इसकी टॉप की बात करें तो 2700 मीटर तक ऊंचाई लिए हुई थी। वर्तमान में सबसे ऊंचा जो पार्ट है वो अरावली का वर्गीकरण आगे जब हम पढ़ेंगे तो दक्षिणी अरावली है, उसमें दक्षिणी अरावली जो भाग है, अरावली का दक्षिणी जो भाग, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे वर्गीकरण के अंदर। उसके अंदर सबसे ऊंची जो पीक है, सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर ऊंची है, 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो ये कहाँ तो 1722 और कहाँ 2700, इसका मतलब पहले जो ये गुरु शिखर था इसकी ऊंचाई 2700 मीटर के समथिंग बताई गई है। इसका मतलब ये पहले और ज्यादा ऊंची थी, लेकिन लगातार अनाच्छादन की क्रिया के कारण, अनाच्छादन यानी हवा वगैरह जो चलती है ना, इनसे पर्वत जो होते हैं वो क्या होते हैं, टूटते रहते हैं, है ना। एक होता है अनाच्छादन जिसके कारण टूटते हैं। अनाच्छादन के अंदर दो प्रोसेस होती हैं, ज्योग्राफी के अंदर आपको वहाँ पे इतना डिटेल से अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो वहाँ पे अनाच्छादन की क्रिया होती है, यानी टूट जाता है, टूट करके, यानी ऊपर की जो चोटियाँ हैं, ऊपर का जो सिरा होता है वो टूटता जाता है, और टूटते और अब वर्तमान में 1722 मीटर ऊंची हाइट इसकी बच गई। ठीक है, तो प्राचीन समय में इसकी ऊंचाई 2700 मीटर के आसपास मानी जाती थी। ठीक है मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस कारण इस अरावली पर्वतमाला को अवशिष्ट पर्वतमाला भी कहते हैं, अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इससे संबंधित तो और जो फैक्ट हैं, सामान्य जानकारी है, ये इसी पार्ट में हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अरावली का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, कुछ सामान्य बातें और जिन पे हम चर्चा करेंगे, जहाँ से प्रश्न बनता है। यदि अरावली पर्वतमाला की चट्टानों की बात करें, अरावली पर्वतमाला की चट्टानों की बात करें तो ए हेरोन जो अरावली के भूगर्भिक खोज करता है, उनके मत के अनुसार जो अरावली पर्वतमाला है
उसमें धारवाड़ और कुडप्पा, प्राचीन धारवाड़ व कुडप्पा, धारवाड़ और कुडप्पा समय की चट्टानें पाई जाती हैं। यानी जो अरावली पर्वतमाला है, हेरोन, यहां पे विशेष ध्यान रखना, हेरोन, इस हेरोन ने अरावली पर्वतमाला है, इसकी उत्पत्ति धारवाड़ और धारवाड़ और कुडप्पा की जो चट्टानें हैं उनसे इनकी उत्पत्ति मानी है। ठीक है, किसने? हेरोन ने, हेरोन, धारवाड़ और कुडप्पा समय की जो चट्टानें हैं उनसे इनकी उत्पत्ति मानी है। यदि हम इसकी मूल चट्टानों की बात करें, अरावली पर्वतमाला के अंदर मूल चट्टानों की बात करें, तो मूल चट्टानों के अंदर जो चट्टानें हैं मूल, वो जीवाश्म रहित हैं। उसका कारण बहुत प्राचीन समय की पर्वतमाला है, तो इसके जो जीवाश्म है वो समाप्त हो गया। ठीक है मित्रों, प्राचीन समय में ये बलुआ पत्थर से भी निर्मित थी, लेकिन बलुआ पत्थर के जो अवशेष हैं वो बहुत कम मात्रा में बच गए। बलुआ पत्थर के जो अवशेष हैं वो बहुत कम मात्रा में बच गए। अब ये कायांतरित या आग्नेय चट्टान, कायांतरित और आग्नेय जो चट्टानें हैं उनसे निर्मित मानी जाती है अरावली पर्वतमाला। इसके अंदर चट्टानों की बात करें तो विभिन्न प्रकार की चट्टानें यहां पे देखने को मिलती हैं, जिनमें है क्वार्टजाइट, और बात करें तो ग्रेनाइट चट्टान भी यहां पे पाई जाती हैं। क्वार्टजाइट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें, और बात करें तो सिस्ट है, नीस है। ठीक है, इस प्रकार की चट्टानें यहां पे पाई जाती हैं। सिस्ट, नीस, इस प्रकार की चट्टानें अरावली पर्वतमाला के अंदर पाई जाती हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी अरावली पर्वतमाला है उसका वर्गीकरण करेंगे, और जहां से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना रहती है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ की जो श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में, यहाँ की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका हम वर्गीकरण करेंगे, अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला का क्या देखेंगे? वर्गीकरण। ठीक है मित्रों, अब हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण। इसी के आगे मैं लिख देता हूं अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला को मुख्य तौर पर 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, जिसमें उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली यानी राजस्थान के उत्तर में जो अरावली पर्वतमाला है उसको उत्तरी अरावली का नाम दिया जाता है। मध्य में मध्य अरावली, और दक्षिण दिशा में जो गुजरात बॉर्डर के आसपास में है उसको दक्षिणी अरावली के नाम से जानते हैं। इन तीनों में वर्गीकृत करके हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया। यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से 3 प्रकार हो गए जिनमें हम इनका अध्ययन करेंगे अरावली पर्वतमाला का। तो पहला हो गया उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। 2 नंबर पे मध्य अरावली, मध्य अरावली, और 3 नंबर पे दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। इस प्रकार से ये इसके 3 पार्ट कर दिए हमने।
इन तीनों पार्टों के माध्यम से अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और उत्तरी अरावली। यदि दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली को पुनः दो भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। दक्षिणी अरावली को पुनः दो भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। इसके भी दो पार्ट बना करके हम अध्ययन करेंगे। एक हो गया मेवाड़ खंड, मेवाड़ खंड, और दूसरा रहेगा आबू खंड, आबू खंड, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों वाला